हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारी बुक का SPP 4 क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। श्री मयंक पांडे मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। उन्हें 1 जनवरी 2011 से 4,800 रुपीज़ की ग्रेड मिलती है। उन्हें वेतन का 20% महंगाई भत्ता और 500 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता दिया जाता है। कंपनी द्वारा उन्हें 60,000 रुपये कमीशन और 40,000 रुपये बोनस के भी दिए जाते हैं। उन्होंने 950 रुपये प्रति माह किराए पर एक मकान लिया है। वे प्रामाणिक भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान देते हैं, जिसमें नियोक्ता का भी इतना ही अंशदान है। उन्हें एक कार दी गई है जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। कार के चालक का पारिश्रमिक और कार के कार्यालय और निजी उपयोग के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। कंपनी के स्कूल में उनके 2 बच्चे और एक बहन निजी रियायती शुल्क 200 रुपये प्रति माह पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर कंपनी को 1,500 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी लागत आती है तथा उनके टेलीफोन नियोक्ता द्वारा उनके निवास स्थान पर लगाया गया है एवं कार्यालय व्यक्तिगत दोनों उपयोग में आता है। बिलों का भुगतान 5,000 रुपये नियोक्ता ने किया है। उनकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन है हमारा, तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ बताया गया है कि मयंक पांडे मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है और उन्हें 1 जनवरी 2011 से 4,800 रुपये की ग्रेड मिलती है, जो कि पर ईयर 50 रुपीज़ इंक्रीज हो जाती है और 5,200 रुपये होने पर 100 रुपीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने लिखा है कि 1 जनवरी 2011 को उन्हें कितने रुपये मिले थे? 4,800 रुपये मिले। उसके बाद उन्हें 50 रुपये की ग्रेड मिली, तो हम इसमें 50 रुपये ऐड कर देंगे, तो जनवरी 2012 में हो गए 4,850 रुपये। इसी तरह 13 में हो गए 4,900 रुपये, 14 में हो गए 4,950, 15 में हो गए 5,000, 16 में हो गए 5,050 रुपये, 17 में हो गए 5,100 रुपये, फिर 18 में हो गए 5,150 रुपये और जनवरी 19 में हो गए हमारे 5,200 रुपये और जनवरी 20 में हो गए हमारे 5,300 रुपये, क्योंकि ग्रेड अब 100 रुपये की हो गई, पहले 50 रुपये की थी, तो ग्रेड बढ़ चुकी है। अब इसमें हम हमारी 2019 और 20 जो असेसमेंट ईयर है उसकी सैलरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2,200 है जनवरी 19 की सैलरी है। इसमें हमारा जनवरी 19 में हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू दिसंबर। तो अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक हुए 9 मंथ। तो 5,200 को हम 9 मंथ से कैलकुलेट करेंगे तो 46,800 आएंगे। उसी तरह 5 जनवरी 20 में सैलरी कितनी हो गई? 5,300। तो उसमें कितने हमारे असेसमेंट ईयर के मंथ आए? जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ। तो इन्हें 5,300 को 3 से कैलकुलेट करा तो 15,900 रुपये आए। तो टोटल हमारा मूल वेतन आया 62,700 रुपीज़। इस तरह से हमने बेसिक मूल वेतन का कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम इसका HRA का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि इन्हें 500 रुपये प्रति माह हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला कुछ इस तरह से है और उन्हें 950 रुपये प्रति माह मकान किराए पर लिया है। तो हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मकान किराया भत्ते की एक्चुअल राशि, जो कि उन्हें मिली है 500 रुपये। तो 12 महीने के लिए हो गए 6,000 रुपये। अब लेस, इसमें से जो कम हो वो हम इसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से घटाएंगे भत्ते की एक्चुअल अमाउंट, यानी कि जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है उसका एक्चुअल अमाउंट कितना है? 6,000 रुपीज़। दूसरे नंबर पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना हमने किया है? 950 रुपये के हिसाब से 12 मंथ का हो गया 11,400 रुपये। अब सैलरी,
तो जब भी हम मकान किराए भत्ते की गणना करेंगे तो सैलरी में हम किस किस चीज़ों को इंक्लूड करेंगे वो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। तो हम इसमें सैलरी में इंक्लूड करेंगे वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के जो अधीन हो और विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन। तो यहाँ पर विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन नहीं है, तो सिर्फ महंगाई भत्ता और मूल वेतन को हमने शामिल किया है, उनको ऐड किया है और उनका 10% निकाला है। तो 7,524 रुपीज़ हमें यहाँ पर मिला है। और उस चुकाया किराया था 11,400 रुपये, उसमें से इसको हमने माइनस किया। 11,400 में से 7,524 रुपीज़ माइनस किए तो 3,876 रुपये हमें मिले। अब ये मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी लेंगे हम, जो कि आएगा 37,620 रुपीज़। अब इन तीनों में से क्या कम है? इन तीनों में से 3,876 रुपीज़ सबसे कम है, तो हम वो यहाँ ले लेंगे और मकान किराए की भत्ते की राशि में से घटा देंगे। तो इस तरह से 2,124 रुपये हमारा HRA आएगा। तो यह हो गई HRA की कैलकुलेशन। और अब हम आ जाते हैं हमारे मेन प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें बेसिक सैलरी लिख लेंगे जो हमने कैलकुलेट करी है 62,700। फिर डियरनेस अलाउंस 12,540 रुपये, क्योंकि वेतन का 20% दिया हुआ है। फिर कमीशन 60,000, बोनस 40,000, HRA जो हमने कैलकुलेट किया है 2,124 रुपये। फिर RPF में बताया गया है कि जब वैधानिक प्रोविडेंट फंड में हो तो 12% अधिक सभी के लिए कर योग्य होगा। तो यहाँ पर 15% है, तो 15 में से 12 करेंगे तो 3% एक्सेस हुआ, तो इसका 3% हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2,275 रुपीज़। और इसमें हम क्या क्या जोड़ेंगे? मूल वेतन और डियरनेस अलाउंस, दो चीज़ों को हम जोड़ेंगे जब RPF का कैलकुलेशन करेंगे तब। इसके बाद आती है मोटर कार की बारी। तो मोटर कार यहाँ पर बताया गया है कि मोटर कार किसने दी है? हमें नियोक्ता ने दी है, और उसके साथ ड्राइवर भी दिया है, और उसको हम मान रहे हैं 1.cc से अधिक। तो उसको लेंगे 1,800 प्लस 900 ड्राइवर के इंटू 12 मंथ के हो गए 32,400 रुपये। ठीक इसी प्रकार एजुकेशन का आता है। तो एजुकेशन में इन्होंने 1,500 रुपये प्रति 3 बालकों के लिए खर्च किया है, जिसमें से 200 रुपये जो है प्रति माह रियायती शुल्क उसने भी पेड किया है। तो हम क्या करेंगे? 1,500 में से 200 रुपये पहले घटा देंगे। तो एक्चुअल इसने कितना पे किया है? 1,300 तीन बच्चों के लिए 12 मंथ के लिए, तो 46,800 रुपीज़ इसने पेड किया है। और उसमें से हम लेस क्या करेंगे? इसमें शिक्षा में बताया गया है कि 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बालक अपने बालक के लिए कर मुक्त है और रिश्तेदारों के लिए कर योग्य है। तो इसके 2 बालक हैं, तो यह 1,000 रुपये लेस करेगा। 1,000 में 2 बच्चों के लिए 12 महीनों के लिए 24,000 रुपये इसमें से माइनस कर देगा, तो आ जाएगा 22,800 रुपये एजुकेशनल अलाउंसेस। अब इन सब की हम टोटल लगा लेंगे तो आएंगे 2,34,821 रुपये। ये हमारी ग्रास सैलरी आ गई। अब इसमें हम लेस कर देंगे SD यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सभी के लिए 50,000 रुपये है, तो हमारा आएगा 1,84,824 रुपये। तो ये सवाल यहाँ तक सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर हमें जो बात थी वो ध्यान रखना है कि प्रोविडेंट फंड में 12% अधिक अंशदान कर योग्य रहेगा। महंगाई भत्ता प्रोविडेंट फंड की गणना में है, अतः सेवा शर्तों के अधीन माना जाएगा। HRI में विक्रय से निश्चित प्रतिशत पे कमीशन हो तो ही शामिल होगा। और टेलीफोन के व्यय, क्योंकि उनका बिल नियोक्ता के नाम से आता है, तो पूरी तरह से कर मुक्त होंगे। टेलीफोन सुविधा जिसका बिलों का भुगतान 5,000 द्वारा नियोक्ता ने किया गया है, यदि बिल टेलीफोन कनेक्शन नियोक्ता के नाम से, टेलीफोन सुविधा पूरी तरह से कर मुक्त होगी।
तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।